अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज की इस वीडियो में जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है कि नम्स का के जो पेपर है 1 सितंबर को जो हुआ, तो वो मैं इसको सॉल्व कराऊँ, उसकी केमिस्ट्री और इंग्लिश पोर्शन को ख़ास तौर पे। ठीक है, तो वो इसी हवाले से मैंने वीडियो बनाई है ताकि आपको करेक्ट आंसर कीज़ पता लग सकें और कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन भी मैं आपको तमाम एमसीक्यूज़ की बता दूं। तो नम्स का जो टेस्ट है इसका, और बाकी जो बच्चे एमडी कैट के लिए अपेयर होने वाले हैं तो वो भी इस लेक्चर को देखें ताकि आपको एमसीक्यू सॉल्विंग जो है ट्रिक्स आ सकें। और अगर आपको मेरे इस लेक्चर की पीडीएफ रिक्वायर हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0300-215-2272 पे। तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो आई विल सेंड यू द पीडीएफ। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपने इस लेक्चर को। तो सबसे पहले केमिस्ट्री पोर्शन के मैं एमसीक्यूज़ को यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। तो एमसीक्यूज़ नंबर 56 से जो है वो केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। तो चूँकि मैं केमिस्ट्री और इंग्लिश टीच करता हूँ, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस हियर टुडे। सो फर्स्ट है कि हमारे पास के एक इक्वेशन दी हुई है और कह रहे हैं कि इफ 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम एंड 4 ग्राम ऑफ सल्फर आर अवेलेबल फॉर रिएक्शन, देन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू डैश। कि अगर 2 ग्राम कैल्शियम और 4 ग्राम सल्फर अवेलेबल है रिएक्शन के लिए तो प्रोडक्ट की अमाउंट क्या हमारे पास बनेगी। तो ये तो हमारे पास स्टेशियोमेट्री से एमसीक्यूज़ हमारे पास आया है, ये जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कि और लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल है। चूँकि 2 रिएक्टेंट्स हमारे पास गिवन है, एक कैल्शियम और एक सल्फर, तो दोनों से हमें 1 बाय 1 क्या करना होगा कि कैल्शियम सल्फाइड को मालूम करना होगा। तो अगर हम कैल्शियम से मालूम करेंगे कैल्शियम से कितना कैल्शियम सल्फाइड बन रहा है, तो कैल्शियम हमारे पास है 40, तो 40 ग्राम हमारे पास बन रहा है। दिस इज़ 40 + 32, तो 72 ग्राम बना रहा है। और 2 ग्राम कितने बनाएगा, तो ये x ग्राम हमारे पास बनाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी 40/72 इज इक्वल टू 2/x। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो दिस विल बी 40x इज इक्वल टू 2 × 72 एंड देन x ये हो गया हमारे पास 2 × 72/40। तो ये तो 1 हो गया और ये हमारे पास 20 हो गया, ये 10 हो गया और ये 2 3 6 और 36 हो गया, ये 5 हो गया और ये 7 हो गया, सॉरी दैट इज़ 18 हो गया। तो 18/5 हमारे पास जो है वो आता है 3.6। ठीक है, तो ये 3.6 ग्राम हमारे पास आया यहाँ से अगर हम कैल्शियम को इस्तेमाल करें। लेकिन अगर हम सल्फ़र को यूज़ करते हैं, तो सल्फ़र से अगर हम बनाते हैं कैल्शियम सल्फाइड, तो ये 32 ग्राम से हमारे पास बन रहा है। दिस विल बी 72 ग्राम और 4 ग्राम से हमारे पास x ग्राम की फॉर्मेशन होगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा, दिस इज 32/72 इज इक्वल टू 4/x और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 32x इज इक्वल टू 4 × 72 और x इज इक्वल टू 4 × 72 डिवाइड बाय 32। तो दिस विल बी 2 2 ज़ा 4 देन 18 देन 2 2 ज़ा 4 सॉरी 2 1 ज़ा 2 देन 2 9 ज़ा 18। ठीक है, तो ये हमारे पास, और 9 1 ज़ा 9 9 8 ज़ा हमारे पास 72। तो यहाँ पर x हमारे पास 8 ग्राम हमारे पास आ गया। ठीक है, तो जो लीस्ट अमाउंट हमें पता है कि वो कैल्शियम फॉर्म कर रहा है, सो दिस इज़ एक्चुअली द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इसमें है वो डी है, एंड डी दिस इज एक्चुअली व्हाट 3.6 ग्राम। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एमसीक्यूज। सेकंड एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। uh, 57 है, सेलेक्ट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द फॉलोइंग। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस में होंगे, एंड वी हैव हियर 4 ऑप्शंस A B C D। तो जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे उसके पार्टिकल ज़्यादा होंगे। तो अगर 2 ग्राम ऑफ सोडियम की बात करें, दिस इज़ 2/23, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज़ 2/2, 2 ग्राम नाइट्रोजन इज़ 2/28 एंड 2 ग्राम CO2 गैस इज़ 2/44।
तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस में आ रही है। दैट्स वाई हमारा जो ये बी ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट, 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो कि इसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज़्यादा होंगे, सिंपल। इसके बाद क्वेश्चन 58 है द वैल्यू ऑफ एल। तो एल जैसे कि आप जानते हैं व्हाट इज एल, एल इज एक्चुअली दिस इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4p ऑर्बिटल के लिए। तो आपको पता है एल की वैल्यू हमारे पास 0 से लेकर जो है वो 4 तक होती है, 0 1 2 3 तक होती है, सॉरी। तो ये एस के लिए, ये पी के लिए, डी के लिए, एफ के लिए। चूँकि 4p ऑर्बिटल है तो एल की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा हमारा। 59 द एलिमेंट हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैस नोटेशन दिस इज व्हाट। तो ये कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये होगी। अब देखिए ये वैलेंस शेल कन्फिगरेशन आपको दी गई है, तो 6 + 2 हमारे पास हो गया 8। तो ये और डी पे ख़त्म हो रहा है, तो असल में ये हमारे पास 8b ग्रुप का एलिमेंट है, जिसमें 8b ग्रुप है तो उसमें ये हमारे पास आयरन के ग्रुप से बिलोंग करता है, जो Fe का ग्रुप है। अब आयरन के नीचे हमारे पास क्या होता है, दूसरा एलिमेंट। अच्छा, आयरन जो हमारे पास है दिस इज, ये तो हमारे पास 4s2 3d6 होता है। इसके नीचे जो एलिमेंट होगा वो हमारे पास होगा 5s2 4d6। तो जो ये कन्फिग्रेशन आ रही है तो ये हमारे पास रुथेनियम की कन्फिग्रेशन होती है Ru। तो ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। दिस इज रुथेनियम। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है रुथेनियम की है, बी ऑप्शन। उसके बाद 60 है चूज द अलाउड सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर जो अलाउ है, मतलब कि जो करेक्ट है, जो सही है। तो ए है n = 3, l = 2, m = 0, s = +½ n = 3 मतलब के एल एम शेल है, तो एम शेल के अंदर आपको पता है कि l = 2 मतलब के डी ऑर्बिटल हो सकता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसकी 0 भी हो सकती है, और s मतलब स्पिन क्वांटम नंबर +½ भी उसका हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो ए ऑप्शन है ना, यही हमारा करेक्ट होगा। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। जहाँ तक बी की बात है n = 3, तो l = 3 हमारे पास नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन नहीं है। n = 4, l = 3, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 नहीं होती, 3 तक जाती है, इसी वजह से सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन है n = 4, l = 2, m = 4, इसमें भी m 4 के बराबर है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास इस तरह से ऑप्शन इसका जो करेक्ट है, तो दैट्स ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद 61 पे बढ़ते हैं। ये कह रहा है गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 10 dm³ एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, एट व्हाट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड टू हाफ। गैस से उसका वॉल्यूम 10 लीटर है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किस टेम्परेचर पर इस गैस का वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब केल्विन में क्या हो गया, दिस इज 10 + 273, तो ये हमारे पास हो गया बेटा 283 केल्विन। तो जब हम टेम्परेचर को हाफ करेंगे तो वॉल्यूम भी हाफ होगा, क्योंकि चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो 283 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 142 समथिंग। तो यहाँ सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, 142 केल्विन। ठीक है, MCQ 62 है द रिलेशनशिप बिटवीन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड द वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय डैश। मतलब कि टेम्परेचर और वेलोसिटी, जो गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी उसके बीच का रिलेशन किससे शो होता है या किस इक्वेशन से शो होता है। तो वेलोसिटी से मुराद यहाँ पर CMS की बात कर रहे हैं। CMS क्या होता है, दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है उसको CMS से शो करते हैं।
तो यहाँ पर जो करेक्ट रिलेशन है, जो CMS और टेम्परेचर रिलेशन बता रहा है, वो ए ऑप्शन है, दैट इज CMS इज इक्वल टू √3 RT अपॉन M। ठीक है, तो ये एज पर द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये बात हम समझते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट 63 है, द मैक्सिमम पोलराइजेबिलिटी इज एग्जिबिटेड इन डैश। तो सबसे ज़्यादा पोलैरिटी इसमें से किस में होगी? अब देखो ये सारे के सारे हमारे पास जो है ना वो हाइड्रोकार्बन्स दिए गए हैं, ये जो सारे दिए गए हैं हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, हेक्सेन है, प्रोपेन है, पेंटेन है, इथेन है। और जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें जानते हैं हम कि LDF होती है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती है, जिसकी वजह से पोलैरिटी जनरेट होती है। और LDF मैक्सिमम कब हो जाती है? जब हमारे पास चेन लंबी होती है, व्हेन वी हैव लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो सबसे लंबी चेन हमारे पास होगी तो उसकी पोलराइजेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। तो इसका आंसर, चूंकि सबसे लंबी चेन हमारे पास हेक्सेन की है, तो C6H14 ही हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ए ऑप्शन तो है, जो क्या है C6H14 है, मीन्स के हेक्सेन है। तो ये सबसे ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी रखेगा, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो चार्जेस मौजूद होंगे, क्योंकि इसका LDF जो है वो मैक्सिमम होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, बिकॉज जो कार्बन की चेन की लेंथ है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 63 MCQ। 64 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव एनी कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन एक्सेप्ट डैश। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है फिक्स या स्पेसिफिक, तो उनमें से किसकी हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है, फिक्स है। हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, लाइक टू मेल्ट अ सब्सटेंस कह सकते हैं। तो हीट ऑफ फ्यूजन को हम लोग यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर इसको मेल्टिंग पॉइंट भी कहा जा सकता है। तो इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो उसकी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगी? अब देखो ये चार है, ABCD। अब A, B और C जो हमारे पास ये तीनों है ना, ये तीनों हमारे पास क्रिस्टल है, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। चूँकि कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर मेटल मिल रहा है, सोडियम में या एल्यूमिनियम के केस में या आयरन के केस में, तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं बेटा, इनकी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होती है, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है। तो क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन जो सिलिकेट्स होते हैं, लाइक अगर हम इसकी ग्लास की बात कर लें, आर्टिफिशियल सिलिकेट है, तो ग्लास हमारे पास कैसा होता है? इट इज़ एक्चुअली अमरफस, और जो अमरफस हमारे पास सॉलिड्स होते हैं उनकी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती। दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट होगा MCQ नंबर 64 में। आगे बढ़ते हैं, MCQ 65 है कि इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज रिड्यूस टू हाफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल विल बी डैश। अगर एक्सटर्नल प्रेशर को हाफ किया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल की कितनी होगी? तो इथेनॉल के हमें पता है इसकी बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास होती है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये किस पर होती है? एट 760 टोर प्रेशर। अगर प्रेशर आपका 760 टोर है, अब कह रहे हैं कि अगर इसके प्रेशर को हाफ किया जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट, याद रखिए, हाफ नहीं होगी, बॉइलिंग पॉइंट कम तो ज़रूर होगी लेकिन हाफ नहीं होगी। तो प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट से इस तरह से डायरेक्ट एक रिलेशन नहीं होता। ठीक है, तो उसमें एक एंटोनीस लॉ होता है, वो अप्लाई हो रहा होता है। तो इथेनॉल की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लाइक 65 to 67 इसके बीच में कुछ हमारे पास आ जाएगी अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को हाफ करेंगे। सो ये रिड्यूस टू हाफ नहीं होगा, इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा बी, लेस देन 78। ये तो कंफर्म होगा कि 78 डिग्री से कम हो जाएगी, लेकिन कितनी कम होगी इसके लिए हमें पूरा फार्मूला लगाकर वर्कआउट करना पड़ेगा, वो हाफ नहीं होगा। ठीक है, दैट्स वाई हमारा जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। 66 है, आयोडीन इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ डैश। तो देखो ये जो 66 MCQs है ना, तो इसका इस और ऑप्शंस जो उसमें दिए गए हैं ना वो सारे स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, तो स्ट्रक्चर्स का कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेने देना नहीं है। आयोडीन एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बिकॉज ऑफ सिंपल के बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चूँकि इसमें हमारे पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है वो पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, सिर्फ यही वो वजह होती है जिसकी वजह से एक सब्सटेंस इंसुलेटर या फिर कंडक्टर बनता है।
हाँ, लेकिन अगर आयोडीन के स्ट्रक्चर को पूछा जाए तो ये हम बता सकते हैं कि आयोडीन का जो स्ट्रक्चर होता है वैसे तो ऑर्थोरोम्बिक होता है, ऑर्थोरोम्बिक, और इस ऑर्थोरोम्बिक के अंदर इसका जो है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, ए ऑप्शन। तो हमारे पास करेक्ट होगा, दिस इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। फेस सेंटर्ड क्या होता है, जैसे मैंने डायग्राम आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अपने, ये कहलाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। मीन्स के फेस सेंटर्ड का मतलब ये होता है कि अगर आपने इस तरह से, अगर ये हमारा क्यूबिक स्ट्रक्चर एक बन रहा है तो इसके फेस सेंटर मतलब कि यहाँ पर इसके फेस पर भी क्या होंगे, एटम्स इसके मौजूद होंगे, तो इसको FCC कहा जाता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, जो आयोडीन का होता है। बट फिर मैं बता दूं कि इसकी वजह से जो है ना वो कंडक्शन के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती है, ठीक है। तो एक तरह से 66 जो हमारे पास क्वेश्चन हो गया ये डाउटफुल है अपने स्टेटमेंट के लिहाज से, कि ये स्टेटमेंट जो है ना जो दिया हुआ है बैड कंडक्टर का, वो ABCD इन 4 जगहों पर जो है वो अप्लीकेबल नहीं हो रहा, इन चारों लाइक ऑप्शंस पर, ठीक है। तो मेरे लिहाज से ये MCQs हमारे पास जो है वो डाउटफुल है, एब्सोल्युटली रॉन्ग नहीं कर सकते लेकिन डाउटफुल है, ठीक है। नेक्स्ट है 67 है, प्रिडिक्ट द शेप ऑफ CSCl हैविंग द रेडियस रेशियो ऑफ 0.93। अब आपको पता है रेडियस रेशियो किसे कहा जाता है, सॉलिड स्टेट्स में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये जो सॉलिड्स वाला चैप्टर है उसके अंदर आपको मिलेगा कि रेडियस रेशियो जो है ना वो बराबर होता है, दिस इज एक्चुअली ये बराबर होता है कैटाइनिक रेडियस। तो जो कैटाइन का रेडियस है उसको हम डिवाइड किससे करते हैं, एनाइनिक रेडियस है, एनाइन की रेडियस है। अगर इन दोनों को डिवाइड किया जाता है जो आंसर हमारे पास होता है वो रेडियस रेशियो कहलाता है। वो कुछ भी आ सकता है, वो इन तमाम ये जो हमारे पास डिफरेंट जो है वो वैल्यूज़ हैं इनमें से कोई भी आ सकता है। अब चूंकि जो सीजियम क्लोराइड है उसका जो रेडियस रेशियो है वो 0.93 है, और 0.93 है तो ये वाले इस वाली कंडीशन पे आ गया 0.7 से 1 तक। तो उसका जो शेप होता है वो होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC जिसको हम कहते हैं ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये C ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में भी बुक में यही है आपकी CSCl, तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास जो क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है इसके बॉडी के सेंटर में हमारे पास जो है ना वो मॉलिक्यूल्स या एटम्स मौजूद होता है, ठीक है। तो 67 का C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसको इन शॉर्ट हम लोग जो है वो BCC भी कह रहे होते हैं। तो ये रेडियस रेशियोज के लिहाज से ये वैल्यूज़ आप याद रख लें जो मैंने स्क्रीन पर आपको मेंशन की हुई है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। 68 है, द सॉलिबिलिटी ऑफ PBS एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज दिस। तो ये सॉलिबिलिटी नहीं है, दिस इज एक्चुअली द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है PBS का 25 डिग्रीज पर वो इतना है, तो आयनिक कंसंट्रेशन मतलब X की वैल्यू आपको बतानी है। तो PBS है, आपको पता है लेड सल्फाइड है PBS। ये किस तरह से डिकम्पोज होता है, ये डिकम्पोज होता है Pb+2 में और सल्फर -2 में। तो इसकी अगर KSP की एक्सप्रेशन लिखेंगे तो किसके बराबर हो जाएगी बेटा, Pb+2 और S-2 के। फिर KSP तो हमारे पास बराबर है 4 एक्सपोनेंट -28 के, और ये बराबर हो गया x इंटू एक्स, मतलब सिंपल ये हमारे पास हो गया दिस इज x² इज इक्वल टू 4 एक्सपोनेंट -28। अगर हम टेकिंग स्क्वायरिंग रूट ऑन बोथ साइड कर दें तो x हमारे पास आ जाएगा 2 एक्सपोनेंट -14 मोलर। तो दिस इज विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा आ रहा है बेटा ये B ऑप्शन में, तो B ऑप्शन इज करेक्ट वन। ये इसकी हमारी आयनिक कंसंट्रेशन आ गई, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम ये वहां से आया है MCQs। 68 69 है, व्हाट कंडीशन शुड बी अप्लाइड टू मिनिमाइज द लेफ्ट ओवर रिएक्टेंट इन अमोनिया सिंथेसिस। तो अमोनिया सिंथेसिस जो हमारे पास होता है दिस इज कॉल्ड हिबर्स प्रोसेस जिसको हम कहते हैं। तो उसमें मैक्सिमम आप किस तरह से अमोनिया को सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को तो हमें यूज़ करना पड़ेगा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, जैसे कि आप जानते हैं कि अमोनिया गैस की जो फॉर्मेशन होती है ये N2+3H2 एंड इट विल बी फॉर्मिंग 2NH3। ये हमारे पास रिएक्शन होता है एंड दिस रिएक्शन इज डेल्टा H, हमारे पास इसका नेगेटिव होता है।
तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है जैसा कि आप जानते हैं, तो इस रिएक्शन को हमें लो टेम्परेचर पे करना होता है ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, और हाई प्रेशर चाहिए होती है। चूँकि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स के मोल्स हैं आप देख सकते हैं कि 4 मोल्स हैं, और जो प्रोडक्ट के मोल्स हमारे पास हैं वो ओनली 2 मोल्स हैं। तो इस लिहाज से हमें हाई प्रेशर करना पड़ेगा। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन में लग रहा है, लोएस्ट टेम्परेचर और हाई प्रेशर। इस पर क्या होगा, रिएक्शन पूरा फॉरवर्ड में जाएगा और जो लेफ्ट ओवर रिएक्टेंट है हमारे पास वो कम से कम बचेंगे। दैट्स वाई यहाँ पर मैं उसको बी ऑप्शन करेक्ट करता हूँ। ठीक है, 69 में। इसके बाद MCQ 70 है, सेलेक्ट द बफर सोल्यूशन हैविंग हाईएस्ट पीएच। हाईएस्ट पीएच किस बफर सोल्यूशन की होगी? हाईएस्ट पीएच का मतलब क्या हो गया? तो हाईएस्ट पीएच का मतलब हो गया मोस्ट बेसिक, जो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा ये देखना है। अब बफर सोल्यूशन कौन सा बफर सोल्यूशन? ये हमारा एसिडिक बफर सोल्यूशन है। अब एसिडिक बफर सोल्यूशन कैसे बनता है कि एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलाप से। तो ये तो एसिडिक एसिड हमारा वीक एसिड है और ये हमारा एसीटेट आइन है। तो एसीटेट आइन आपको पता है ये एक कॉन्जुगेट बेस है हमारे पास एसिटिक एसिड का, जो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसमें देखो एसिड की कंसंट्रेशन तो सब में सेम है, 0.1 मोलर है, लेकिन जो हमारे पास बेस है उसकी कंसंट्रेशन अलग अलग है। तो हाईएस्ट पीएच मोस्ट बेसिक के लिए हमें क्या होगा कि मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन है बेस की वो हमें उठा लेनी होगी। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ABCD 0.01, 0.05, 0.10, 0.15। तो जो डी ऑप्शन है यहाँ पर, इसमें जो बेस हमारे पास है उसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, तो उसकी पीएच भी स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा निकलेगी और ये सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक रखेगा। तो 70 का आंसर हमारा डी हो गया। 71 है, द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन बी इंक्रीज बाय रिएक्टिंग ऑफ विथ जिंक सैंपल विथ 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो किस जिंक सैंपल को HCl से रिएक्शन कराएंगे तो हमें जो हाइड्रोजन गैस होगा उसकी स्पीड बढ़ेगी? तो ये हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था बेटा, अगर आपको याद है तो केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन मुख्तलिफ चीज़ों पर अफेक्ट करती है। इसमें एक पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है रिएक्टेंट का उतना ज़्यादा रिएक्शन फास्ट होता है। तो सरफेस एरिया कितना होगा, जितना पाउडर्ड फॉर्म में चीज़ होगी उसकी सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा होगी, उतना फास्ट रिएक्शन करेगा। तो इसका डी ऑप्शन होना चाहिए ना, 1 ग्राम ऑफ जिंक पाउडर। रॉड या पैलेट्स या रिबन हम नहीं यूज़ कर सकते, पाउडर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये एक्टिविटी आपको फास्ट करवानी है। उसके बाद 72 है, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन हमारे पास फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस तो आप जानते हैं कि ये रिएक्शन कैसा होता है, दिस इज एक्चुअली अ फोटो केमिकल रिएक्शन होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन का ऑर्डर, प्रेडिक्ट द ऑर्डर पूछ रहे हैं आपसे ना, तो ये हम जानते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन जितने भी होते हैं वो 0 ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज कंसिस्टेंट विद द रेट लॉ दिस। अब ये रेट लॉ दिया हुआ है और रेट लॉ आपको पता है जब भी आता है तो हमेशा स्लो रिएक्शन के लिए आता है, और NO का स्क्वायर के मतलब 2NO हो गया हमारे पास और ये प्लस H2 हो गया। अब देख लें जो स्लो स्टेप है, फास्ट को आप छोड़ दें, सिर्फ स्लो स्टेप में आप देखें कि किसके अंदर ये वाली एक्सप्रेशन आ रही है, तो ये फर्स्ट में ही आपको दिख जाएगी 2NO प्लस H2। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है तो ये असल में अप्रोप्रिएट इसकी रेट इक्वेशन बनी हुई है यहाँ पर, ये वाली। ठीक है, बाकी सब में आप देख सकते हैं कि ये वाली रेट एक्सप्रेशन निकल कर नहीं आएगी सामने। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 74 है, डेल्टा H फॉर द मतलब एंथैल्पी चेंज। डेल्टा H नॉट दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज बताइए फॉर द सब्लिमेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयोडीन फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब आपको पता है सब्लिमेशन में क्या होता है कि एक भी चीज़ हमारे पास जो सॉलिड है वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाती है। जैसे अब अगर आयोडीन की सब्लिमेशन करेंगे तो आयोडीन क्या होगा, सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन गैसियस स्टेट में। ठीक है, यही हमारे पास सब्लिमेशन होगी। तो अब यहाँ पर 2 इक्वेशन दी हुई है, एक में H2 प्लस I2HI बन रहा है और दोनों में यही बन रहा है। सर फर्क सिर्फ ये है कि एक में आयोडीन सॉलिड है, एक में आयोडीन गैसियस है। तो अगर हमें इस इक्वेशन को बनाना है I सॉलिड माइनस मतलब जो I गैसियस में कन्वर्ट हो रहा है, तो
हमें क्या करना पड़ेगा, बस इन दोनों को प्लस कर देना पड़ेगा, इन दोनों एंथैल्पी चेंजेस को। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 51.8 माइनस 10.5 ये हमारे पास आ जाएगा 41.3, जो हमारे पास क्या होगी, हीट ऑफ सब्लिमेशन होगी। ए ऑप्शन आ जाएगा 41.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है भाई, तो सिंपल ये हमारे पास हो गया। आई होप सो यहाँ तक चीजें क्लियर आपको है 74 MCQs तक। इसके बाद 75 पे हम आते हैं, आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, ये सवाल यहाँ पर ये रॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो ये नम्स में जो आया है दिस इज एक्चुअली अ रॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन रॉन्ग है ये सवाल इसका कुछ इस तरह से आना चाहिए था जो मैंने नीचे मेंशन किया है रेड से, कि फॉर विच रिएक्शन डू द स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये सवाल कुछ इस तरह से होना चाहिए था, ठीक है, कि वो कौन सा रिएक्शन इसमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब डेल्टा एच नॉट ये बराबर हो जाएगा स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन के, मतलब डेल्टा एच नॉट एफ के। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन हम किसे कहते हैं, अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो ये क्या चीज़ है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is absorbed or released when 1 mole of a product या compound is formed from its elements in स्टैंडर्ड स्टेट्स। तो ये तो बेटा स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन मैंने आपको लिखी है यहाँ पर। तो और हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ होती है, सिंपल, जो रिएक्शन में कितना हीट एनर्जी अब्जॉर्ब रिलीज हो रहा है। तो कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसकी जो एंथैल्पी चेंज होगी वो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होगी। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कहाँ पर एलिमेंट्स से मिलकर कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है। तो देखो बी और सी नहीं हो सकता, चूँकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपाउंड सी रिएक्टेंट्स में मौजूद है, ठीक है। अब बच गए ए और डी। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको, स्टैंडर्ड स्टेट, रूम टेम्परेचर पे जो एलिमेंट जिस स्टेट पे होता है इसी स्टेट में उसका रिएक्शन करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर डी कट आउट हो जाएगा, डी को हम क्यों लीव आउट करेंगे, जो कि सल्फर यहाँ पर गैसियस लिखा हुआ है, जबकि सल्फर की जो असल स्टेट होती है वो हमारे पास क्या होती है, सल्फर हमारा सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। दैट्स वाई ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है कि गैसियस हाइड्रोजन जब गैसियस ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो हमारे पास लिक्विड वाटर बनेगा। तो उस वक्त जो भी एंथैल्पी चेंज उसका आएगा वो एंथैल्पी चेंज हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर रहेगा। सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा MCQ 75 में हमारे पास। 76 एक्सपेंशन टेक्स प्लेस व्हेन अ गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन मार्बल चिप्स एंड डाइल्यूट HCl। यानी एक बीकर जैसे कि अगर हम लेते हैं और उस बीकर के अंदर हमने क्या डाल दिया, मार्बल चिप्स है, कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके अंदर हम लोग क्या डाल रहे हैं, HCl डाल रहे हैं। जैसे ये दोनों रिएक्शन करेंगे, HCl रिएक्शन करेगा कैल्शियम कार्बोनेट से, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। और जब ये CO2 गैस प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, इससे यहाँ पर जो पिस्टन लगा हुआ है पिस्टन ऊपर जाएगा, और एक्सपेंशन होगी तो पिस्टन ऊपर मूव करेगा। और जब पिस्टन ऊपर गया तो W की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, दिस विल बी नेगेटिव। तो पिस्टन ऊपर जा रहा है तो W नेगेटिव है, और हीट एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ से रिलीज हो रही है, चूँकि एक्सोथर्मिक चेंज है, ये जो रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक है, तो इसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसका जो Q की जो वैल्यू आएगी वो भी कैसी आ जाएगी, नेगेटिव। दोनों का नेगेटिव होना ज़रूरी है, जबकि यहाँ पर A B C D इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर ये होगा कि W भी नेगेटिव है और Q भी नेगेटिव है। तो ये हमारा करेक्ट होगा, जो कि गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो ये भी हमारे पास एक तरह से एक रॉन्ग क्वेश्चन है जो नम्स के टेस्ट में आया है, क्वेश्चन 76।
77 है zinc rod acts as cathode when coupled with magnesium electrode. This is because the reduction potential of dash. मतलब जिंक कैथोड के तौर पर एक्ट करता है जब उसको मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड के साथ हम मिलाते हैं। क्या वजह है? ये वजह ये है कि रिडक्शन पोटेंशियल अब जिंक की ज़्यादा है मैग्नीशियम से, या जिंक की कम है मैग्नीशियम से, बराबर है, ज़ीरो है, क्या है? तो इसके लिए हमें पता है कि हमने पढ़ा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS, जो मैं आपको याद कर रहा था उसकी न्यूमोनिक के लेके खाना मज़े से, लेके खाना मज़े से आला मन जो करे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं, टॉप से बॉटम जब हम आ रहे हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो हमारे पास है वो क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। तो मैग्नीशियम की जो SRP वैल्यू है तो वो कम है, जबकि जिंक की SRP वैल्यू चूँकि वो नीचे पाया जा रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, तो ये क्या है? ज़्यादा है। तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिंक की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इसलिए जो रिडक्शन पोटेंशियल इसके ज़्यादा होती है उसको कैथोड पे इस्तेमाल किया जाता है। तो मैग्नीशियम हमारा एनोड के तौर पे यूज़ होगा अगर हम उसको किसी गैल्वानिक सेल में कपलिंग करते हैं उसकी। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिया गया MCQs है। तो अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है तो आप इजीली इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, नथिंग वेरी डिफिकल्ट इन इट। इसके बाद MCQ नंबर 77 के बाद MCQ 78 में आते हैं, प्लेसिंग अ रॉड ऑफ आयरन मेटल इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो अगर आप एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, जैसे कि अगर मैं बीकर ले लेता हूँ और एक बीकर है, इस बीकर के अंदर क्या है कि हमने जो सॉल्यूशन ले लिया है वो कॉपर सल्फेट का CuSO4 का है, और उसमें रॉड ऑफ आयरन मेटल, और इसके अंदर मैं क्या कर दूं कि ये एक रॉड में इंट्रोड्यूस कर दूं, और ये रॉड किसका होगा भाई? आयरन का होगा। तो क्या होगा इसके अंदर? तो देखिए सिंपल रिएक्शन बना लेते हैं, Fe प्लस CuSO4। अब Fe हमें पता है कि Fe हमारे पास मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव क्या कर सकता है? लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। तो हमारा FeSO4 बन जाएगा प्लस Cu। तो ये जो कॉपर मेटल होगा वो यहाँ पर आकर डिपोजिट होना शुरू हो जाएगा। इसकी डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर ना कॉपर के मेटल की। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, कॉपर विल बी डिपोजिटेड। जब हम आयरन के मेटल को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो कॉपर क्या होगा? उस आयरन के रॉड पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। सही है? ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात है। एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन चल रहा है इसके अंदर बाय द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79 है, इन CH3Cl बॉन्ड लेंथ ऑफ CCl, मतलब CH3Cl में मिथाइल क्लोराइड में CCl की जो बॉन्ड लेंथ है 176.7 है पिकोमीटर, और जो क्लोरीन के एटम का कोवेलेंट रेडियस है वो 99.4 पिकोमीटर है। तो कार्बन के एटम का कोवेलेंट रेडियस कितना होगा? अब देखिए, अब सिंपल सी बात है ना कि CCl बॉन्ड की जो है 176.7 पिकोमीटर है। अब इसमें दो कोवेलेंट रेडियस आपस में मिले हुए, मतलब कार्बन का रेडियस हो गया और जो दूसरा कोवेलेंट रेडियस हमारे पास हो गया वो Cl का हो गया, दैट इज 99.4। तो अगर यहाँ पर Rc निकालना है तो 176.7 को माइनस कर देंगे 99.4 से, तो Rc मतलब जो कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन है 77.3 पिकोमीटर निकलेगा। तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 77.3 पिकोमीटर। नेक्स्ट है 80 है, क्वेश्चन नंबर 80 के करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ ग्रुप 7 इज डैश। ग्रुप 7 का करेक्ट ऑर्डर क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का? अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप जानते हैं, इट इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द लास्ट शेल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो ये तो सिंपल हमारे पास है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। When an electron enters in the last shell of an atom। अब अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ग्रुप ट्रेंड देखेंगे, अगर 7 ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, तो वैसे क्या होता है कि किसी भी ग्रुप में क्या होता है कि जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं
तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी क्या होती है बेटा, ये हमारी डिक्रीज हो रही होती है। तो ना ये चाहिए कि फ्लोरीन की कम होनी चाहिए, तो डिक्रीज हो रही है ना भाई, तो फ्लोरीन की ज़्यादा होना चाहिए, क्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए, ब्रोमीन की ज़्यादा होनी चाहिए आयोडीन से। बट यहाँ F और Cl में ना अब नॉर्मलिटी है, क्योंकि फ्लोरीन के स्मॉल साइज़ की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन ज़्यादा होती है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है ये। तो Cl की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, फिर ब्रोमीन और आयोडीन इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑर्डर बनता है। तो बी ऑप्शन हमारा आ गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर एक एक्सेप्शन होती है F और Cl के बीच में, और रीज़न मैंने बता दी, ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन एटम। क्वेश्चन 81 है, प्रेडिक्ट द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग सिग्मा बॉन्ड। किस सिग्मा बॉन्ड की हाई जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो हाईएस्ट होगी। देखो वो हमारे पास CH होगा, ए ऑप्शन। चूंकि C तो सब में कांस्टेंट है, लेकिन हाइड्रोजन का एटम छोटा होता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा बेटा, इसके अंदर शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ आएगी। अब चूंकि शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ आएगी और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी आपको पता है इन्वर्सली रिलेटेड है, तो बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट होगी तो फिर हाईएस्ट हमारे पास जो है वो बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, दैट्स वाई ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 81 के बाद MCQ 82 पे आते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो ये जो मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है, दिस इज एक्चुअली बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट कहते हैं ना इसको। अब यहाँ पर जो दोनों नाइट्रोजन दिए गए इनके हाइब्रिडाइजेशन पूछी जा रही है, तो दोनों देखा जाए ना तो दो दो सिग्मा बनाया हुआ है, तो दोनों नाइट्रोजन ही हमारे पास sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा sp। ठीक है बच्चों, डन। नेक्स्ट MCQs देखते हैं 83, कंपाउंड X प्लस Na2CO3 फॉर्म कंपाउंड Y प्लस CO2 प्लस H2O, कंपाउंड Y इज डैश। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास रॉन्ग है। ये रॉन्ग है चूंकि Y जो कंपाउंड है ना वो नहीं पूछना चाहिए था, इनको कंपाउंड X पूछना चाहिए था। क्योंकि देखो कंपाउंड X का Na2CO3 से रिएक्शन कराएंगे ना, कोई भी एसिड है, सिंपल है, कोई भी एसिड है उसका रिएक्शन जब सोडियम कार्बोनेट से होगा तो वो हमारा एक सॉल्ट बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जनरेट करेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर ये डी ऑप्शन ले लेते हैं तो CH3CH2COOH प्रोपेनोइक एसिड, इसका रिएक्शन जब हम सोडियम कार्बोनेट से करेंगे तो ये हमारे पास सोडियम प्रोपेनोइड बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो जाएगी। तो जो कंपाउंड Y फॉर्म हो रहा है ना बेटा, समझिएगा इसको गौर से कि जो कंपाउंड Y फॉर्म हो रहा है, ये कंपाउंड X हमारे पास है और ये कंपाउंड हमारे पास Y फॉर्म हो रहा है। तो Y में आंसर तो सोडियम वाला कोई बेस कंपाउंड आना चाहिए था, इनमें से चारों में से कोई भी नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर इसको कंपाउंड X अगर आपसे पूछ लेते हैं ना कि भाई कंपाउंड Y के बजाय जो है वो कंपाउंड X आप बताइए, तो सूरत में आंसर हमारे पास क्या हो जाता है, डी हो जाता। अदरवाइज दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, इसके अंदर कोई भी ऑप्शन सही मैच नहीं कर रहा है एज पर द रूल। ठीक है, तो क्वेश्चन में कंपाउंड Y पूछा जा रहा है, जो हमारे पास लाजमी क्या हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, और इनमें से सॉल्ट कोई भी नहीं है। 84 है, यहाँ पर भी सेम यही गलती दोहराई गई है 84 में। अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन को तो ये भी हमारे पास एक तरह का रॉन्ग एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं कि कंपाउंड A प्लस I2 प्लस सोडियम कार्बोनेट कंपाउंड B प्लस RCOONA प्लस NaI प्लस H2O। तो ये जो रिएक्शन हमारे पास लिखा है ये बड़ा मशहूर रिएक्शन है, इसको हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। और आयोडोफॉर्म रिएक्शन किस चीज़ को टेस्ट करता है कि आया कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर ये वाला ग्रुप असाइल ग्रुप है कि नहीं है। तो कंपाउंड A हमारे पास यकीनन कोई ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसके अंदर हमारे पास असाइल ग्रुप जो है वो मौजूद रहे, और जो कंपाउंड B हमारे पास बनेगा वो लाजमी क्या बनेगा, CHI3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म। तो इसके येलो क्रिस्टल्स होते हैं, ये बनेंगे। चूंकि हमारे यहाँ पर कंपाउंड B पूछ रहा है तो कंपाउंड B तो हमारा आयोडोफॉर्म होना चाहिए, सिंपल, जैसे ऊपर मैंने बताया। कंपाउंड A क्या हो सकता है, कंपाउंड A हमारा जो है ना वो हो सकता है एसीटोन, हम कह सकते हैं, वैसे एसिटिक एसिड, एसिटामाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये सारे के सारे इसमें आप देख सकते हैं कि असाइल ग्रुप इन सब के मौजूद होता है, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। लेकिन जो बनाएंगे क्या, ये सब मिलकर ये हमारा आयोडोफॉर्म की फॉर्मेशन करेंगे।
तो ये करेक्ट आंसर इसका आयोडो फॉर्म है जो ऑप्शन में नहीं है, तो सारे ऑप्शंस गलत हो गए इस तरह से इसके। आई होप सो कि आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, व्हाई दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। उसके बाद 85 है, सेलेक्ट द कार्बोक्सिलिक एसिड विद द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। जिसके लिए RCOOH होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप जानते हैं कि ये R जितनी लंबी चेन का होगा उतनी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगी, तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट है, पेंटानोइक एसिड। क्योंकि इसके अंदर आपको पता है 5 कार्बन होंगे, ब्यूटानोइक में 4 है, इसमें 3 और इसमें 2 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हमें देखना है। ठीक है बेटा। उसके बाद 86 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैविंग शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किस में होती है? तो याद रखिएगा कि शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ हमारा बी फॉर्मामाइड में होगी। फॉर्मामाइड क्या होता है? HC डबल बॉन्ड ONH2। तो यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट बॉन्ड हमारे पास आएगी, ठीक है, फॉर्मामाइड के अंदर, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 87 है, आइडेंटिफाई द अल्कीन विच गिव्स ओनली वन टाइप ऑफ एल्डिहाइड अपॉन ओजोनोलाइसिस। अब ओजोनोलाइसिस में आपको पता है कि इसमें क्या करता है, अल्कीन के रिएक्शन ओजोन से करते हैं, तो आपको अलग अलग कंपाउंड्स मिलने शुरू हो जाते हैं। मैं आपको मल्टीपल अलग अलग कंपाउंड बनाकर दिखाता हूँ, फिर हम देख सकते हैं कि ओनली वन टाइप ऑफ एल्डिहाइड कौन दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले 1 पेंटीन की बात करते हैं। देखो 5 कार्बन न्यूट्रॉन, 1 2 3 4 5। शॉर्टकट में बता रहा हूँ ना, ये डबल बॉन्ड है 1 पेंटीन। यहाँ से बॉन्ड को तोड़ दें तो एक इधर से हमारे पास मिल गया फॉर्मल्डिहाइड, और इधर से 4 कार्बन वाला हमारा एल्डिहाइड C3H7, मतलब प्रोपायोन एल्डिहाइड। तो ये 2 टाइप के एल्डिहाइड मिले, तो ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। 2 मिथाइल प्रोपीन। 2 मिथाइल प्रोपीन क्या हो जाएगा? देखो 3 कार्बन ले लिया, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया और यहाँ पर CH3 आ गया। अब यहाँ से अगर मॉलिक्यूल को हम ब्रेक आउट करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा? एक मॉलिक्यूल तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड बनेगा और एक हमारे पास बन जाएगा एसीटोन। तो क्या वी ओनली गिव वन टाइप ऑफ एल्डिहाइड? इसमें कह रहे हैं कि ऐसा कंपाउंड सिर्फ एक ही तरह के एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेगा। दोनों कंपाउंड मतलब होंगे जो एल्डिहाइड होंगे एक ही तरह के होंगे, तो बी ऑप्शन में नहीं है। सी है 2 ब्यूटीन। जब हम 2 ब्यूटीन की बात करते हैं तो टोटल 4 कार्बन लेते हैं और 2 पर डबल बॉन्ड लगाते हैं। यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे ना, तो आपको 2 हमारे पास मॉलिक्यूल जो है मिलेगा, किसका? इथेनॉल का। ठीक है, तो इथेनॉल का 2 मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो ये वन टाइप ऑफ एल्डिहाइड हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। दिस विल बी 2 ब्यूटीन, क्योंकि सिमेट्रिकल है। अगर 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन की बात करते हैं इसमें हम लोग, तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन में अगर हम यहाँ से बॉन्ड की क्लीवेज करेंगे इधर से, तो हमें 2 एसीटोन मिलेगा। तो हमें तो सवाल में पूछा जा रहा है कि बताएं ओनली वन टाइप ऑफ एल्डिहाइड, वो कहाँ पर आ रहा है? तो वो हमारे पास सी ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन 88। आइडेंटिफाई द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, तो जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है, इसमें ये दोनों आ जाएंगे हमारे पास, एल्डिहाइड भी आ जाएगा, कीटोन भी आ जाएगा। तो उनमें हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। सो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, इसके अंदर है। तो अभी करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? देखें, कीटोन जो है वो हमारे पास लेस रिएक्टिव होते हैं और एल्डिहाइड हमारे पास मोर रिएक्टिव होता है। और एल्डिहाइड में भी जिसमें कम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, क्योंकि जो फॉर्मल्डिहाइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? एसिड एल्डिहाइड से। एसिड एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है एसीटोन से, और एसीटोन ज़्यादा रिएक्टिव होता है प्रोपायोन एल्डिहाइड से या प्रोपानल से। तो डी ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 है, बेकलाइट इज फॉर्म फ्रॉम पोलीमराइजेशन ऑफ डैश। अब बेकलाइट हमारे पास क्या, एक पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, एक प्लास्टिक की टाइप होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो ये किस तरह से बनता है? ये इसका जो 2 मोनोमर हमारे पास होता है, एक इसका मोनोमर हमारे पास होता है फिनॉल और एक होता है फॉर्मल्डिहाइड। तो जो फिनॉल है और फॉर्मल्डिहाइड है, इसके
पोलिमराइजेशन से हमारे पास जो है बेकलाइट की फॉर्मेशन होती है। और बेकलाइट क्या होता है, इस तरह से हमारे पास एक मॉलिक्यूल हमारे पास बना होता है, दिस इज कॉल्ड बेकलाइट। तो ये हमारे पास बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन इसका हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेकलाइट जो एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो वो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर है। क्वेश्चन 90 है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल। अब अल्कोहल आप जानते हैं ROH अल्कोहल होता है। अब अल्कोहल दो तरह की रिएक्टिविटी हमारे पास करता है। सम टाइम अल्कोहल रिएक्शन करता है किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, और सम टाइम अल्कोहल रिएक्शन करता है किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो इलेक्ट्रोफाइल तो पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज। तो जब बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होता है ROH का, ये माइनस और ये प्लस, सॉरी, तो दिस सम मिस्टेक इज हेयर, ओके। मतलब अगर बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा कि ये प्लस और ये माइनस, तो ये RO इस पर अटैक कर लेगा। और अगर बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है कि ये प्लस और ये माइनस, तो RNU के साथ अटैक कर लेगा। तो यहाँ पर अब तीनों में रिएक्टिविटी ऑर्डर दोनों में डिफरेंट होता है। अगर न्यूक्लियोफाइल से ऐड हो रहा है ना, तो 3 डिग्री की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री की ज़्यादा होती है 1 डिग्री से। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर रहे हैं तो 1 डिग्री की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री की ज़्यादा होती है 3 डिग्री से। तो अब यहाँ पर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है। अब देखो 2 मिथाइल 2 पेंटानोल, अब स्ट्रक्चर बना लेते हैं 2 मिथाइल 2 पेंटानोल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये 2 पर मिथाइल आ गया और 2 पर पेंटानोल आ गया। तो हमारा आ गया 3 डिग्री। 3 डिग्री लेस रिएक्टिव तो नहीं होगा कम से कम, ये बाकी से तो मोस्ट रिएक्टिव होगा, ये तो नहीं होगा। इसके बाद 2 मिथाइल 2 पेंटानोल, तो वही 3 डिग्री है। ये ज़्यादा रिएक्टिव है 3 मिथाइल 2 पेंटानोल से। अब 3 मिथाइल 2 पेंटानोल क्या है, 1 2 3 4 5, अब 3 पर मिथाइल और 2 पर पेंटानोल। ओके, देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा कार्बन के दो तरफ रेडिकल है, दिस इज 3 मिथाइल 2 पेंटानोल, ये 2 डिग्री हो गया। और 2 मिथाइल 1 पेंटानोल, तो ये हमारा हो गया 2 मिथाइल 1 पेंटानोल। तो में अल्फा कार्बन की एक ही तरफ रेडिकल है, तो ये हमारा 1 डिग्री है। तो 3 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव है 1 डिग्री से। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो 3 डिग्री 2 मिथाइल 2 पेंटानोल हमारा ये 3 डिग्री है, ये हमारा जो है वो 2 डिग्री, सॉरी, यस, ये हमारा 2 डिग्री और ये हमारा 1 डिग्री है। तो उसका करेक्ट आंसर हमारे पास आई थिंक बी होना चाहिए। तो सी भी हो सकता है क्या, 2 मिथाइल 1 पेंटानोल, ये 1 डिग्री है, इसकी रिएक्टिविटी का में 3 मिथाइल 2 पेंटानोल से, और 2 डिग्री का में 2 मिथाइल 2 पेंटानोल से। तो आई थिंक यहाँ पर तो दोनों एक ही चीज़ है शायद, या मैंने साइंस को आगे पीछे कर दिया है। दैट्स 3 डिग्री, तो ये हमारे पास हो गया 2 डिग्री, और ये हमारे पास हो गया 1 डिग्री, 2 मिथाइल 1 पेंटानोल, 2 मिथाइल 1 पेंटानोल का में 3 में। तो आई थिंक ये बी और सी दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगर ये सेम है या फिर मैंने टाइप करने में गलती कर दी है, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। तो कॉन्सेप्ट यही यहाँ पर अप्लाई होगा। अगर इसी तरह से दो ऑप्शन आए बी सी, तो ये दोनों ही करेक्ट होंगे, ठीक है, बी भी और सी भी, ठीक है भाई। ये MCQs 90 हमारे पास हुआ। MCQs 90 के बाद 91 देखते हैं। द मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल टुवर्ड्स लुकास रिएजेंट इज डैश। अब लुकास रिएजेंट किसे कहते हैं ये आप जानते हैं, दिस इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ HCl एंड जिंक क्लोराइड, इसको हम लोग कहते हैं लुकास रिएजेंट। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, टू फॉर द डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन अल्कोहल्स, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स के बीच में डिस्टिंग्विश टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर 3 डिग्री जो है ना, वो क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है।
चूँकि OH बॉन्ड की ब्रेकेज होती है और 1 डिग्री यहाँ पर लीस्ट रिएक्टिव होता है, तो 3 डिग्री वाला फॉरन से रिएक्शन कर जाता है टर्शरी वाला। तो टर्शरी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, 2 मिथाइल 2 ब्यूटानोल। तो ये 2 मिथाइल और 2 ब्यूटानोल। अब आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, तो अल्फा कार्बन की 3 तरफ रेडिकल है, तो ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ये मोस्ट रिएक्टिव होगा लुकास रिएजेंट पर, और ये फॉरन से क्या करेगा, व्हाइट पीपीटी फॉर्म करेगा इमीडिएटली। ठीक है, लुकास रिएजेंट टेस्ट जब हम इसका करेंगे तो 92 है द मोस्ट रेडली सल्फोनेटेड कंपाउंड इज डैश। सबसे तेजी से सल्फोनेशन किसकी हो सकती है, तो हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेजी से उसकी होगी जिसमें हमारे पास एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होगा, तो टोलुइन है। अब जैसे कि आप जानते हैं टोलुइन के स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँ तो ये टोलुइन होता है, CH3 है। अब जो CH3 यहाँ पर है वो क्या है, EDG है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसको एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। ये क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है बेंजीन रिंग को, और बेंजीन रिंग को एक्टिव कर देता है। तो वो आगे जाकर फिर अगर हम इसकी सल्फोनेशन करना चाहेंगे जैसे H2SO4 से रिएक्शन, तो बहुत तेज़ी से हो जाएगा। तो यहाँ जो ये बेंजीन रिंग है ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगी इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, तो डी ऑप्शन होगा। बाकी NO2 की बात करें, क्लोरो की बात करें, तो ये दोनों तो हमारे पास क्या है, डीएक्टिवेटिंग है, दे आर डीएक्टिवेटिंग। और बेंजीन तो चलो बेंजीन है, उसके मुकाबले में टोलुइन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 93, विच सेलेक्ट द अल्कीन शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सी अल्कीन इन चारों में से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी। A 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, तो एक एक करके चैनलाइज कर लेते हैं। A 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, अब टोटल 4 कार्बन ले लिया हमने, ये 1 ब्यूटीन हो गया और ये 1 2 3 मिथाइल हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इधर पर 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जस्ट 1 हाइड्रोजन आ रहा है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। बी अगर हम देखेंगे मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ये हमारा साइक्लोपेंटेन हो गया, और 1 मिथाइल सिर्फ यहाँ लगा है, तो दूसरी तरफ भी मिथाइल होना चाहिए था, अदरवाइज इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं आएगी। तो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। CA2 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन, 4 कार्बन ले लेते हैं, 2 ब्यूटीन हो गया, और 2 और 3 पर डाइमिथाइल। अब यहाँ पर सिस और ट्रांस बन सकते हैं। आप देखें यहाँ से अगर ये देखेंगे ना, डबल बॉन्ड यहाँ पर, तो उसके दोनों तरफ सेम ग्रुप हमारे पास अटैच है, तो ये सिस वाली फॉर्म है, इस तरह ट्रांस वाली फॉर्म भी बन सकती है। तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो गया कि इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे पास पॉसिबल है। 3 मिथाइल 2 पेंटीन के भी पॉसिबल नहीं होंगे हमारे पास, तो डी भी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल हो सकते हैं। 94 है ट्रेंड इन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी डैश। तो ये मतलब ग्रुप 1 तो नहीं कह सकते हैं, ये पीरियड सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं ये, जैसे सोडियम है, इसी तरह मैग्नीशियम है, इसी तरह से एल्यूमिनियम होता है, इसी तरह सिलिकॉन होता है। आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट शेल ऑफ एन एटम। अब ये हमारे पास सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, सेकंड तो नहीं थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमें पता है आईपी की वैल्यू क्या हमारे पास होती है, इंक्रीज होती है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सोडियम की मतलब कि कम होगी मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम की कम होगी एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम की कम होगी सिलिकॉन से, तो ये ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, सो 95 है व्हेन अ मेटल कार्बोनेट इज हीटेड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रीडली डिकम्पोज। अब देखो मेटल कार्बोनेट क्या हो सकता है, ये 2A ग्रुप के एलिमेंट्स अगर हम उठा लेते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, अब इनका अगर हम कार्बोनेट बना लेते हैं CO3 से रिएक्शन करा के, अगर हम इन सब का कार्बोनेट फॉर्म करते हैं तो होता है कि जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं कार्बोनेट्स के अंदर तो क्या होता है कि यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती रहती है, जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। इस वजह से क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल हमारे पास होता है वो बेरिलियम कार्बोनेट है, जिसको सिर्फ लोड 100 डिग्री पर ही क्या किया जा सकता है, डिकम्पोज किया जा सकता है, या इसको उसके कंपाउंड को ब्रेक किया जा सकता है इसके एलिमेंट्स में। तो सी ऑप्शन हो गया BeCO3 मतलब बेरिलियम कार्बोनेट। ठीक है बेटा, ये हमारे पास सारे हो गए इसके केमिस्ट्री पोर्शन के। अब इंग्लिश के भी MCQs है, वो भी करा दे रहा हूँ इसी वीडियो में।
ताकि दोनों कवर अप हो जाए। 136 MCQs है। द प्लेन आउट टू टेकिंग ऑफ और टू बी टेकिंग ऑफ इन अ मिनट, द अंडरलाइन वर्ड इज डैश। तो अंडरलाइन वर्ड जो है वो क्या है? देखो आउट टू जो है ना वो हमारे पास क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, बी ऑप्शन। इसको मॉडल वर्ब भी कहते हैं। तो ये बहुत सारे होते हैं, जैसे कैन होता है, कुड होता है, इसी तरह से मे है, इसी तरह से माइट है, या मस्ट है, या वुड है, या शुड है, या आउट टू है। ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, बी ऑप्शन होगा। 137 है, ड्यूरिंग द हैवी रेन द स्काई ग्रू डार्क, द अंडरलाइन वर्ब इज डैश। मतलब हैवी रेन में स्काई ग्रू डार्क मतलब जो आसमान है वो काला होना शुरू हो गया, जो काला होने लगा। तो ये जो ग्रू है ना, ये मतलब एक चीज़ की दूसरी चीज़ में कन्वर्जन बता रही है कि स्काई के डार्क होने में। तो ये ग्रू हमारे पास क्या होगा, दिस इज एक्चुअली अ लिंकिंग वर्ब। तो ये लिंकिंग वर्ब है जो लिंक कर रहा है स्काई और डार्क को आपस में, तो उसका डी ऑप्शन हो जाएगा, दिस इज लिंकिंग वर्ब। 138 हिज करेज ब्राउट हिम ऑनर, द अंडरलाइन वर्ब इज डैश। अब देखो ब्राउट कौन सा, ये वर्ब तो है, वर्ब कैसा वर्ब है? अब देखो उसके आगे दो ऑब्जेक्ट है, हिम भी एक ऑब्जेक्ट है और ऑनर भी एक ऑब्जेक्ट है। तो दिस इज ऑब्जेक्ट 1, दिस इज ऑब्जेक्ट 2। अगर दो ऑब्जेक्ट कोई वर्ब अगर अपने साथ लेता है तो उसको हम डाई ट्रांजिटिव कहते हैं, बी ऑप्शन। इट इज अ डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई ट्रांजिटिव वर्ब क्या होंगे? जिसके हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, सिंपल। 139 द टीचर असाइंड द स्टूडेंट्स एन असाइनमेंट टू बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग वेकेशन, द अंडरलाइन वर्ब इज। तो अब देखो दोबारा से, द स्टूडेंट्स एन असाइनमेंट, ये दो ऑब्जेक्ट है O1 O2। तो ये भी हमारे पास 139 पे डाई ट्रांजिटिव हमारे पास वर्ब मौजूद है। 140 ऑफ टू इविल्स चूज द लेस, द सेंटेंस कैरीज एन एडजेक्टिव दैट इज डैश। तो इस सेंटेंस में ऑफ टू इविल्स चूज द लेस, यहाँ पर एडजेक्टिव है हमारे पास है वो लेस है। अब लेस कैसा एडजेक्टिव है? हमें पता है कि 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब जैसे लिटिल हमारे पास पॉजिटिव डिग्री है, लेस कंपैरेटिव डिग्री है, और लीस्ट हमारे पास क्या होता है, सुपरलेटिव। तो ये चूंकि हमारे पास लेस आया, दिस इज कंपैरेटिव डिग्री, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंपैरेटिव। ठीक है। 141 है, आर देयर एनी मैंगो ट्री इन द गार्डन, दिस गार्डन, द अंडरलाइन वर्ड इज डैश। अब एनी यहाँ पर जो आ गया ना, एनी क्या हमारे पास होता है, एनी, या फिर अगर हम सम कह लें, एनी हो गया, या सम हो गया, या एवरी हो गया। तो ये हमारे पास सारे क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। इनको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं चूँकि ये किसी ऐसी चीज़ के बारे में हम उसमें मुखातिब करते हैं जिसको हम जानते नहीं है, जिसके बारे में पता नहीं होता। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट है 142 है, दिस इज द वेरी थिंग विच वी वांट, मतलब ये तो वही चीज़ है जो मुझे चाहिए थी। तो अंडरलाइन वर्ड क्या है, वेरी। तो ये हमारे पास एक एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है जिसमें हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि ये तो बिल्कुल वही चीज़ है जो मुझे चाहिए थी। तो एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, इसमें हम जोर देते हैं किसी बात पर, एम्फेसाइज करते हैं। 143 है, डोंट बी इन सच अ हरी, द सेंटेंस कंटेन एन एडजेक्टिव ऑफ डैश। अब जो सच है ना यहाँ पर, ये एक एडजेक्टिव है, सच अ हरी। सच मतलब ऐसा, मतलब ऐसी जल्दी में ना रहो, या इस तरह की जल्दी मत करो, तो इस तरह की। तो यहाँ पर मतलब क्या किया जा रहा है, किस तरह से, इस तरह बोलकर यहाँ पर इशारा किया जा रहा है किसी चीज़ की जानिब। तो चूंकि इशारा किया जा रहा है तो ये हमारा जो है वो कौन सा एडजेक्टिव है, दिस इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं हमारे पास। 144 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ब इंडिकेटिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है, मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हमें लगाना है। तो ही डैश होम फ्रॉम वर्क रेगुलरली सिंस ही ज्वाइंड हिज ऑफिस। तो यहाँ पर हम हैड बीन वॉकिंग लगा देंगे, डी ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो ही हैड बीन वॉकिंग होम, तो ये हमारे पास हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया हेल्पिंग वर्ब के लिहाज से। 145 है, ऑल डिजायर वेल्थ एंड सम एक्वायर इट, मतलब हर कोई दौलत की ख्वाहिश रखता है लेकिन कोई कोई उससे हासिल कर पाता है। तो जो डिजायर है या एक्वायर है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। तो ये टेंस कौन सा है, दिस द सेंटेंस एग्जाम्पलीफाइज। तो टेंस हमारे पास ए ऑप्शन हो गया,
दिस इज प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। तो ये हमारे पास एक यूनिवर्सल ट्रूथ को शो कर रहा है ना। वैसे ही हम जानते हैं कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में उसको लिखा जाता है। नेक्स्ट 146 पर आते हैं कि चूज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, इनकरेक्ट जो सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सा है? जस्टिस एज वेल एज मर्सी अलाउज इट, ये सही है। इसी तरह से सी है द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। तो अक्सर बच्चों को लगता है कि इसके बजाय यहाँ पर आर होगा, तो ऐसा नहीं है। वेजेस यहाँ पर उजरत के मायने में आते हैं, इसके एंड में ऑटोमेटिकली एस लग रहा होता है। तो ये भी हमारे पास सही जुमला है। फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, ये भी सही है, क्योंकि फायर एंड वाटर कंपाउंड सब्जेक्ट था तो प्लूरल वर्ब आ गया डू। यहाँ जो गलती है वो यहाँ पर है, इन हिम वॉज सेंटर्ड देयर लव एंड एम्बिशन। तो इन हिम वॉज नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि लव एंड एम्बिशन है, तो यहाँ पर होना चाहिए था वर। तो इन हिम वर सेंटर्ड देयर लव एंड एम्बिशन, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास है। दिस इज एक्चुअली द इनकरेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट स्ट्रक्चर एज पर द रूल्स ऑफ ग्रामर। 147 इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड सर्व ह्यूमैनिटी, द सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश कंडीशनल। अब देखो जीरो कंडीशनल में हमारे पास क्या होता है? चार कंडीशनल होता है। जीरो में तो दोनों प्रेजेंट सिंपल में होता है, पहला भी प्रेजेंट सिंपल में, दूसरा भी प्रेजेंट सिंपल में। टाइप 1 में क्या होता है कि एक हमारे पास प्रेजेंट सिंपल होता है और एक फ्यूचर सिंपल होता है। तो ये ना ए है ना बी है। टाइप 2 में हमारे पास एक हमारे पास जो है ना वो पास्ट सिंपल होता है और एक हमारे पास वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ये देखो, ये पास्ट सिंपल आ रहा है, वर इफ आई वर अ डॉक्टर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, आई वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड कंडीशनल है, या टाइप 2 जिसको हम कहते हैं ना, ये वो कंडीशनल है, सी ऑप्शन। टाइप 3 में क्या होता है? टेंस हमारे पास एक होता है इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस, और उसके साथ हमारे पास वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। वुड हैव के अलावा इसके अंदर कुड हैव भी आ सकता है, माइट हैव, शुड हैव, ये सब आ सकता है। 148 है चूज द सेंटेंस विच इज करेक्टली स्ट्रक्चर्ड। अब देखो ये ऊपर वाली बात है ना कि ये जो देखो ये सब में हैड फाउंड आ रहा है ना, तो इन सब में हमें पता लग रहा है कि ये हमारा थर्ड कंडीशनल है। अब थर्ड कंडीशनल में क्या होता है? दूसरा क्लॉज जो होता है कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। दैट्स वाई ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये करेक्टली स्ट्रक्चर्ड हमारे पास सेंटेंस है एज पर द टाइप 3 कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल के लिहाज से। 149 MCQs है, दिस इज द लास्ट MCQs। गोइंग टू हिज बैड लक ही गॉट इनटू एन एक्सीडेंट ऑन द ईव ऑफ हिज एग्जामिनेशन। अब किस तरह का सेंटेंस है? विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज? अब सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, क्या है? सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? बस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास फैन बॉयज कंजंक्शन होते हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी कंजंक्शन होता है जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास जो सेंटेंस है वो एक सिंपल सेंटेंस है, सादा जुमला है, इसमें बस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बस ये ओइंग टू हिज बैड लक, ये एक क्लॉज था जिसको आपने पहले लिख दिया है। तो इस कॉमा की वजह से परेशान नहीं होइएगा, ये नहीं समझिएगा कि ये कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। ये मतलब एक सादा जुमला है जिसमें जस्ट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है बेटा। तो दैट्स ऑल अबाउट द पास्ट पेपर ऑफ नम्स। अगर आपको इस पेपर के PDF चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0392152272। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके आप मुझे इस पेपर का या इसके अलावा कोई भी आपको MD-CAT या फिर नम्स हो गए, ठीक है, इसके अगर आपको नोट्स रिक्वायर हैं किसी भी सब्जेक्ट के, या फिर अगर आपको FLPs रिक्वायर हैं, या आपको जो है वो पास्ट पेपर्स रिक्वायर हैं, तो ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस में मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। तो ये नंबर अपने पास आप सेव कर लें। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार एंड आई होप सो कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो बात काफ़ी सारे रिक्वेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स के सर ये नम्स के जो पेपर है इसके जो है वो करेक्ट आंसर्स मैं बता दूं। तो ये मैंने केमिस्ट्री और इंग्लिश के करेक्ट आंसर्स बता दिए, तो क्या आपको समझ में आ जाए कि आपके कितने मार्क्स आपके आने वाले हैं किस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो बच्चे MD-CAT की उनकी भी तैयारी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी उसी हवाले से, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स MD-CAT में अपेयर होने वाले हैं अब 22 सितंबर को। तो मेरी बेस्ट ऑफ लक आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ हैं। आपने जो मेहनत की इंशाल्लाह आपको उसका फल मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।